फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नोट्स बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश पहले हासिल करते हैं फिर डैश के कौशल सीखते हैं। आप देखिए, जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो आपका शारीरिक विकास होता है, उसी के अंतर्गत आपका आ जाता है ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल। ठीक है, इसके साथ साथ आ जाता है आपका फाइन मोटर स्किल्स। फाइन का मतलब ही क्या होता है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। अब ये दोनों क्या होते हैं, इसके बारे में देखते देखिए। जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है ना, इसमें क्या होता है कि जब हम अपनी किसी कार्य को अपनी बड़ी मसल्स का यूज करके कर रहे होते हैं, तो वो आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारी बड़ी मसल्स यूज होती है, हमारी पूरी की पूरी हाथों की मसल्स यूज होती है, पैरों की मसल्स यूज होती है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, ग्रॉस मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके अलावा फाइन यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल क्या होता है, जिसमें कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी छोटी छोटी मसल्स का यूज करते हैं। जैसे जो हमारे हाथों की फिंगर्स होती है, जैसे कि जो हम सुई में धागा पिरोते हैं, है ना, आंखों में काजल लगाते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, अपने छोटे छोटे जो फिंगर्स होती हैं हाथों की, उनका यूज कर रहे होते हैं। तो आपका फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहाँ पर हमसे ये पूछ रखा है कि जो शारीरिक विकास होता है, उसमें जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है और जो फाइन मोटर स्किल्स होता है, कौन सा पहले डेवलप होता है ना। यानी हमारा विकास ग्रॉस टू फाइन चलता है, फिर फाइन टू ग्रॉस चलता है। देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये ग्रॉस टू फाइन चलता है। ठीक है, आप जीएफ से यहाँ पर याद रख सकते हैं। यानी पहले हमारी बड़ी मसल्स विकसित होती हैं, उसके बाद कहीं जा करके हम छोटी मसल्स के थ्रू किसी कार्य को कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो मान लीजिए यहाँ पर कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है। अब उसको कोई गेंद लाने को कह दीजिए यहाँ से, तो वो क्या करेगा, अपनी पूरी की पूरी भुजाओं का यूज करके उस गेंद को लाएगा। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स विकसित हुई है, बड़ी मसल्स विकसित हुई है। बट जैसे जैसे बच्चे का विकास होता चला जाता है, ठीक है, बच्चा बड़ा होता चला जाता है, आप उससे कहें वही बॉल लाने को, तो बच्चा क्या करेगा, अपने फिंगर्स का यूज करके उस बॉल को पकड़ करके लेकर चला आएगा। क्योंकि अब उसका फाइन मोटर स्किल्स जो है वो डेवलप हो गया है। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, कभी कभी क्या करती हैं, अपनी मम्मी को देख करके वो भी अपना काजल वगैरह लगाना स्टार्ट कर देती हैं। तो अब मम्मी तो काजल सही से लगा ले रही है ना, बट छोटी बच्ची नहीं लगा पा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी जो भी फाइन मोटर स्किल्स है वो डेवलप नहीं हुई है ना। तो इसलिए जो बच्चा होता है, सबसे पहले अपनी बड़ी मसल्स पे कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद में कहीं जा कर के अपनी छोटी छोटी मसल्स पे बच्चे का कंट्रोल आता है। यानी जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो ग्रॉस टू फाइन चलता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर यही हमसे पूछ रखा था कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे पहले क्या सीखते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि स्थूल गति कौशल हासिल करते हैं, फिर सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल को सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट दे रखा है। सूक्ष्म गति यहाँ पर पहले दे रखा है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, भाषा और विश्लेषणात्मक तर्क की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर फिर से वही बात दे रखा है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, ये क्या होता है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। यानी हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी किसी की फैमिली का माहौल बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनसे बातचीत की जाती है, ठीक है। बट किसी किसी की फैमिली के माहौल में मतलब गाली गलौज, मारपीट, वही सारी चीज़ें बच्चे को देखने को मिलती है। फिर बच्चा क्या करता है, उन्हीं चीज़ों को सीख जाता है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे का विकास हो रहा है वो कहाँ से होगा, फैमिली से होगा, ठीक है, अपने समाज से होगा, अपने संस्कृति से होगा। इसके साथ साथ जो उसकी हेरिडिटी मिली हुई है उसके पेरेंट्स के थ्रू, है ना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे को किस तरीके की हेरिडिटी मिली, मान लीजिए कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि जन्म से ही कोई विकार होता है, तो फिर वो उनका जो विकास है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है ना। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं दोनों का परिणाम क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का विकास होता है ना। अब देखिए, जो हेरिडिटी होती है ये क्या होती है, बिल्कुल फिक्स्ड होती है, बिल्कुल अस्थायी होती है। इसमें तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो बच्चे को अपने पेरेंट्स के थ्रू हेरिडिटी मिल गई, वो आजीवन रहने वाली है। बट जो इन्वायरमेंट होता है, अगर हम चाहें तो बच्चे के सामने एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो बच्चे के सामने मतलब वही मारकाट वाला इन्वायरमेंट प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। तो ये दोनों ही फैक्टर जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, केवल पर्यावरणीय कारक की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है, ये भी गलत
विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। देखिए ये बात तो पूरी तरीके से यहाँ पर गलत दे रखी है। जो विकास होता है ना, ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं है। माँ के गर्भ से शुरू होती है और जब तक हमारे मृत्यु नहीं हो जाती तब तक निरंतर चलती रहती है। ठीक है, विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, यानी हमारा विकास सही ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है, यानी क्या, सिस्टमैटिक वे में हमारा डेवलपमेंट होता है। अब ऐसा थोड़ी कि कोई बच्चा तुरंत ही जन्म लिया और तुरंत ही दौड़ना स्टार्ट कर दिया, भागना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है, फिर उसके बाद में बच्चा जो है कुछ एक्टिविटी करता है धीरे धीरे, फिर उसके बाद में बच्चा बैठना स्टार्ट करता है, फिर खड़ा होना स्टार्ट करता है, फिर चलना स्टार्ट करता है, उसके बाद कहीं जाकर के बच्चा दौड़ना स्टार्ट करता है। तो विकास क्या है, एक सिस्टमैटिक वे में हो रहा है ना। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। और कैसा प्रोसेस है, निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तु तक पहुँचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है। ठीक है, अब देखिए जो जीन प्याजे ने एक वर्ड की बात की, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है कि जो हमारा माइंड होता है इसमें स्ट्रक्चर वे में, ऑर्गेनाइज वे में सभी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। जैसे कि हमारे माइंड में इन्होंने कहा कि छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, इसमें कि हम सारी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसका क्या है, आपके माइंड में एक स्कीमा बना हुआ है, जैसे कि आपको कहाँ कहाँ से चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से यूट्यूब चैनल फॉलो करने हैं, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर कर रहे हैं, रख रहे हैं कहीं पर। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपका माइंड में, मान लीजिए कि आपके घर में कुछ चीज़ें हुई हैं, तो आपका उसका एक अलग स्कीमा बना हुआ है। आप किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो उसका क्या है, एक अलग स्कीमा बना हुआ है, इसमें कि आप चीज़ों को ऐड करते चले जा रहे हैं, जोड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो बात होगी आपके स्कीमा की, कि हमारे माइंड में जो है एक स्ट्रक्चर वे में, एक संगठित वे में सारी चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं या फिर सुनते हैं, है ना। अब यहाँ पर दो वर्ड की इन्होंने बात की है, इन दो वर्ड को समझना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इन्होंने एक वर्ड दिया है समावेशन, ठीक है, समावेशन, और दूसरा वर्ड इन्होंने क्या दिया है, समायोजन। इन दोनों को आप जो है अच्छी समझ लीजिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, समायोजन। ठीक है, अब देखिए समावेशन क्या होता है, जब आप अपनी स्कीमा में जस्ट कोई चीज़ ऐड कर ले रहे हैं तो आपका क्या होगा, समावेशन होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई आकर के बोला कि अच्छा इस चैनल पे जो है जो CDP वो मैम अच्छा पढ़ाती है ना, तो आपने क्या किया, इस वाले स्कीमा में अपने ऐड कर लिया, क्योंकि आपका सीटेट का एग्जाम का ये स्कीमा बना हुआ था। ठीक है, तो आपने जस्ट ऐड कर लिया, तो वो आपका क्या होता है, समावेशन। ठीक है, बट अगर आपसे कोई दूसरा व्यक्ति आकर के बोले कि अच्छा ये मैम नहीं, वो मैम ज़्यादा अच्छा पढ़ाती है, तो आप फिर क्या करेंगे, जो आपका स्कीमा बन गया था उसको आप मॉडिफाई करेंगे, संशोधित करेंगे। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, अकोमोडेशन, समायोजन। जब भी संशोधन की बात हो, ठीक है, या फिर परिवर्तन या फिर कुछ चेंज की बात हो, कुछ नया करने की बात हो, तो आपका क्या होगा, अकोमोडेशन, समायोजन होगा। ठीक है, और जस्ट ऐड करने की बात हो तो आपका क्या होगा, समावेशन। कोई भी चीज़ हो सकती है, ऐसा नहीं कि सीटेट एग्जाम ही, मतलब कोई भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है कि मान लीजिए आप कहीं पर घूमने गए, ठीक है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ को अपने माइंड में ऐड कर लेंगे, जस्ट ऐड कर लेंगे। ठीक है, कि अच्छा मैं यहाँ पर घूमने गया था, यहाँ पर ये चीज़ें थी, तो वो आपने क्या किया, असिमुलेट कर लिया उस चीज़ को। ठीक है, अपने अंदर समावेशित कर लिया, यानी कि असिमुलेशन कर लिया उसका। ठीक है, बट वहीं पर जब आप दोबारा गए, वहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज हो गई। मान लीजिए जो पेड़ वगैरह थे वो कट गए थे वहाँ से, ठीक है, जो पहाड़ थे उनको काट के सीढ़ियाँ बना दी गई थी, है ना। तो फिर आप क्या करेंगे, जो आपकी स्कीमा थी, जो आपने असिमुलेट की थी चीज़ें, उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, बदलाव करेंगे। अच्छा पहले यहाँ पर ये था, अब ये चीज़ हो गई है ना। तो वहाँ पर जो आपने बदलाव किया वो क्या होता है, आपका अकोमोडेशन होता है, समायोजन होता है। ठीक है, तो ये समझ गए आप। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि जो लड़की है वो क्या कर रही है, पहले जिस तरीके से गोला बनाती थी तो गोलाकार तो ऐसे ही बना देगी, ठीक है, बट अब उसको समकोण बनाना है, तो वो जिस तरीके से गोला बना रही थी, जिस तरीके से पकड़ रही थी पेंसिल को, अब उसमें बदलाव करना पड़ेगा, उसको संशोधन करना पड़ेगा, तब जाके वो समकोण त्रिभुज बना पाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो बच्ची है वो क्या कर रही है, अकोमोडेशन कर रही है, समायोजन कर रही है। जब भी बदलाव, चेंज, ठीक है, कुछ परिवर्तन की बात हो तो आपका क्या होगा, अकोमोडेशन। यहाँ पर देखिए एक वर्ड देखने को मिल गया, बदलती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। बाकी मैंने डिटेल में भी आप लोगों को बता रखा है। बाकी कंडीशनिंग की बात जीन प्याजे नहीं करते हैं, अंतर सब्जेक्टिविटी की बात जो है लेव-वाइगोत्स्की करते हैं, जीन प्याजे नहीं करते, ये आपका नहीं होगा। क्या दे रखा है, स्कीमा। देखिए स्कीमा वर्ड की बात जीन प्याजे ने की है, ठीक है, बट हमसे यहाँ पर पूछ नहीं रखा। अगर हमसे ये पूछ रखा होता कि हम अपने माइंड में ऑर्गेनाइज वे में, संगठित वे में चीज़ों को रखते हैं, उसको क्या कहते हैं जीन प्याजे, तब आपका होता है स्कीमा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो
क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेवाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुशासित करने के लिए उन्हें नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए। देखिए जो लेवाइगोस्की कभी भी सकारात्मक नकारात्मक वर्ड की बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। इन्होंने तो सिंपल सा समाज, संस्कृति और लैंग्वेज की बात की है। इसके अलावा इन्होंने 2-3 और वर्ड है जिसकी बात की, जैसे कि स्कैफोल्डिंग हो गया, आपका MKO हो गया, तो इन सब की बात कौन करते हैं, लेवाइगोस्की करते हैं। हालांकि ये चीज़ें मैंने नोट्स में मेंशन कर रखी है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, इनाम देने, तो इनाम, पुरस्कार या फिर दंड, इन सब की बात लेवाइगोस्की नहीं करेंगे। जीन पैसे भी इन सब की बात नहीं करेंगे। तो जब भी लेवाइगोस्की या फिर जीन पैसे रिलेटेड क्वेश्चन आए, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में नकारात्मक, सकारात्मक या फिर रीइंफोर्समेंट या फिर इनाम, दंड ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे तो वो ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके के वर्ड हमें तीनों ऑप्शन में देखने को मिले, जैसे कि सकारात्मक, पुनर्बलन, तो ये भी नहीं होगा। तो सिंपल से हमें पता चल गया कि हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, है ना, इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है तो भी जो टैग वर्ड होते हैं उनके हेल्प से आप जो अपने राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके फोल्डिंग क्या होता है मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूँ, ठीक है। इसके फोल्डिंग यानी कि पार्ट प्रदान करता है ना, इसी को हिंदी में पाड़, और इसके अलावा ढांचा, इसके अलावा आलम्बन, ठीक है, इसके अलावा मचान, कई सारे नामों से जाना जाता है। बट इंग्लिश में आपका एक ही सिंपल सा वर्ड है स्कैफोल्डिंग। ये क्या होता है, एक तरीके से टेम्परेरी हेल्प होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको छत पे चढ़ना होता है तो वहाँ पर क्या दिया जाता है, आपको सीढ़ियाँ लगाई जाती हैं, है ना। तो जो सीढ़ियाँ लगाई जा रही हैं तो वो क्या हमेशा के लिए लगाई जा रही है, बिल्कुल फिक्स्ड है, बिल्कुल नहीं, है ना। जैसे कि मैं वहाँ पर दे रखा है स्कीमा। आप देखिए स्कीमा वर्ड की बात जीन पैसे ने की है, बट हमसे क्वेश्चन में पूछ नहीं रखा है। हमसे अगर क्वेश्चन में ये पूछ रखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए स्कैफोल्डिंग की बात लेवाइगोस्की करते हैं, इसके अलावा ये समाज और संस्कृति की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, इसके अलावा इन्होंने एक वर्ड और दिया MKO, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट से वर्ड है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं लेवाइगोस्की से रिलेट करके, ठीक है। तो सारे वर्ड अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी पूछे गए मैं आप लोग साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अगर आपने शुरू से मेरी क्लासेस देखी होंगी तो एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो कि आपको यहाँ से बाहर देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेवाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि सोच, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कि जो लेवाइगोस्की समाज, कल्चर, ठीक है, और फिर लैंग्वेज के थ्रू सीखने की बात करते हैं। ये क्या कहते हैं, बच्चा समाज से, संस्कृति के थ्रू अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ठीक है। जैसे कि जो छोटा बच्चा होता है तो क्या करता है कि आप उसको कोई चीज़ सिखा रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं, वो अपने समाज से ही लैंग्वेज को या फिर किसी भी चीज़ को क्या करता है, पिकअप कर लेता है, उठा लेता है। जो आपने उसके सामने चीज़ें बोली, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें आपने उसके सामने प्रेजेंट की, बच्चा क्या करता है, उन चीज़ों को देख कर सुन के सीख जाता है ना। यही बात जो है लेवाइगोस्की कहते हैं कि जो बच्चा होता है अपने समाज, संस्कृति से क्या करता है, चीज़ों को उठा लेता है, सीख जाता है, अपने आप ही अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों के संदर्भ में कोई सरोकार नहीं है, तो ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, ठीक है। तब घटित होता है जब उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन होता है, ये भी बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। जो बच्चे की थॉट होती है ये कभी भी, मतलब बच्चा कभी भी चीज़ों को सीख सकता है। जैसे कि अगर आपने कुछ उसके सामने एक्टिविटी कर दी, कुछ मान लीजिए गाली गलौज कर दी, ठीक है, तो बच्चा वो भी चीज़ें सीख जाता है। ऐसा नहीं कि आप उसको सिखा रहे हैं, वो खुद ही मतलब उन चीज़ों को सीख जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। इसलिए कहा जाता है कि उसके सामने अच्छी चीज़ें प्रेजेंट कीजिए ताकि बच्चे को अच्छी नॉलेज हो, अच्छी तरीके से बात कीजिए, ठीक है, ताकि बच्चा जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखे, है ना। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। भाषा के विकास से कोई संबंध नहीं है, तो ये भी तो पूरे तरीके से गलत हो जाएगा। जो लेवाइगोस्की वो क्या कहते हैं, जो हमारी भाषा होती है, जो हमारी लैंग्वेज होती है, यही निर्धारित करती है कि हमारे थॉट क्या होंगे, हमारे विचार क्या होंगे, ठीक है। जिस तरीके की आपकी भाषा होगी उस तरीके के आपके विचार भी होंगे। ये बात कौन कहते हैं, लेवाइगोस्की कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है जो लेवाइगोस्की है, इनकी लैंग्वेज और थॉट के बारे में क्या विचार है। तो ये क्या कहते हैं कि भाषा निर्धारित करती है कि हमारे विचार कैसे होंगे, ठीक है। यानी एक तरीके से इनका एक कोट भी है, वो क्या कहते हैं कि भाषा वो सड़क है इस पर कि विचार की सवारी निकलती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्या कहते हैं, लैंग्वेज से थॉट आती है। एल से क्या हो गया, लेवाइगोस्की। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि एल से लेवाइगोस्की, और सबसे पहले किसकी बात करेंगे, लैंग्वेज से थॉट आती है, भाषा से विचार आता है ना। आगे देखते हैं। कक्षा में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और अपनी गति, ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब बच्चा अपनी गति, अपनी ज़रूरत, अपनी क्षमताओं के अनुसार सीखता है तो वो कैसी क्लासरूम होगी, प्रगतिशील क्लासरूम होगी, प्रोग्रेसिव क्लासरूम होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दे देता तो भी सही हो जाता, ठीक है। जैसे देखिए जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या फिर जो प्रगतिशील कक्षा होती है, ये क्या कहती है कि बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखे, ठीक है। और जो टीचर है उसका रोल वहाँ पर क्या होता है, एज ए फैसिलिटेटर, यानी चीज़ों को सुगम बनाने वाला होता है ना। बच्चा खुद ही अपने ज्ञान का निर्माण करता है, बट टीचर का क्या रोल होता है,
जहाँ पर बच्चों को दिक्कत हो रही है, ठीक है, उस चीज़ को सीखने में सरल बनाए, सुगम बनाए, ठीक है, बच्चे को सीखने में हेल्प करे। तो ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षक केंद्रित नहीं, जो आपकी NEP NCERT वो किस प्रकार के क्लासरूम की बात करती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, ठीक है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात करती है। सभी एक्टिविटियाँ बच्चे को केंद्र में रख करके ही कराई जाएँ। व्यवहारवादी में क्या होता है, मतलब वही अनुकरण करना, नकल करना, ठीक है, जो टीचर ने पढ़ा दिया उसी को रटते जाओ, तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। अब तो ये बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गया है। तो देखते हैं जो बच्चे होते हैं उनको प्रोजेक्ट कार्य देते हैं, बच्चे खुद चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, सीखते हैं, है ना। तो ये नहीं होगा आपका। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, देखिए जो पाठ्य पुस्तक होते हैं सभी बहुत सारे रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स होते हैं, एक संसाधन होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक ही रिसोर्स है बच्चे को सिखाने का, है ना। तो पाठ्य पुस्तक सभी संसाधनों में से एक संसाधन है, एक मात्र संसाधन नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से बच्चा जो अपनी ज़रूरतों या फिर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं सीख पाता, उसको उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड भी करनी रहती है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में। अब देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट हार्वर्ड गार्डनर का नाम नहीं दे रखा है, बट क्वेश्चन पूछ रखा है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, ठीक है। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस का, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। कई बार आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन जाता है कि एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो अब बच्चे क्या होंगे, वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे कि एकाधिक तो हमने तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। एकाधिक या फिर बहुबुद्धि बोले, बात एक ही है, ठीक है। एकाधिक यानी कि एक से अधिक, बहुबुद्धि यानी कि बहुत सारी बुद्धि, ठीक है। तो इसके बारे में बात किसने की, हार्वर्ड गार्डनर ने की है ना। जहाँ पर आपसे मिस्टेक हो सकती है, जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, वो सारे पॉइंट मैं आपके साथ में यहाँ पर क्लियर करते चली रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, इसके अनुसार हर व्यक्ति में सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। जो हार्वर्ड गार्डनर है वो क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में कई प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया रखा है एक निश्चित बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय तय होती है। अब देखिए जब जन्म के समय ही बुद्धि तय हो जाती है तो सभी व्यक्तियों में एक समान बुद्धि होती, ठीक है। जितनी क्षमता आपके पास होती है उतनी क्षमता मेरे पास भी होती है ना। बट ऐसा क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता है। कुछ व्यक्ति चीज़ों को जल्दी सीखते हैं, कुछ व्यक्ति जो है चीज़ों को धीरे से सीखते हैं, मतलब उनको सीखने में इंटरेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आता, फिर सीखना नहीं चाहते, उनका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है ना। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अपनी अपनी क्षमता होती है, अपनी अपनी सीखने की कैपेसिटी होती है। अब हर व्यक्ति एक ही तरीके से थोड़ी चीज़ों को सीखता है, तो ये भी नहीं होगा आपका। अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएँ होती है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। यानी जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने सिंपल सा यही कहा है कि हमारे अंदर अलग अलग मात्रा में कई प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। जो इन्होंने कहा है कि जो एक व्यक्ति है उसी के अंदर 8 प्रकार की बुद्धि पाई जा सकती है, ठीक है। बट मान लीजिए कि उसका कोई एक फील्ड ज़्यादा अच्छा है तो उसमें वो वाली बुद्धि, ठीक है, वो जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई सिंगिंग बहुत अच्छा करता है, जैसे कि लता मंगेशकर, अरिजीत सिंह की बात करें तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि डेवलप हो गई है, संगीतमय बुद्धि, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात कही है हार्वर्ड गार्डनर ने, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं, नहीं 8 प्रकार इन्होंने बताया हुआ है जो कि आपके NCERT के बुक्स में दे रखा है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है क्योंकि वह स्वयं चिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करते हैं, इस प्रत्यय के समर्थक। अब देखिए जो लेव वाइगोस्की इन्होंने 3 प्रकार के लैंग्वेज की भी बात की। मैंने बताया था कि ये समाज, कल्चर और लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात करते हैं। तो ये जो 3 प्रकार की लैंग्वेज इन्होंने दी है, पहली लैंग्वेज क्या दी है, सोशो स्पीच, यानी कि सामाजिक वार्ता। ये क्या कहते हैं कि बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है, समाज के बारे में जानता है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी प्रकार की उन्होंने लैंग्वेज बताई वह है प्राइवेट स्पीच, जिसके बारे में यहाँ पर दे रखा है निजी भाषा। जैसे कि आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं कभी कभी खुद से बातचीत करते हैं कि अरे मेरा खिलौना काम नहीं कर रहा है, वो जो उनकी आवाज़ होती है वो सबको सुनाई भी देती है, मौखिक वार्ता करते हैं इसको, ठीक है। बाहर बच्चा बोलता है, बाहर चीज़ों को व्यक्त करता है, या फिर कभी कभी आप खुद को भी देख लीजिए तो कभी कभी हम लोग भी खुद से बातचीत करते हैं, अरे यार ये क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया, ठीक है, ये कैसे हो गया, मैंने तो इसको लगाया ही नहीं, है ना। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, अपने विचार को दिशा दे रहे होते हैं, अपनी जो थॉट है उसको एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं। इसी तरह जो बच्चा होता है कभी कभी खुद से बातचीत करता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करता है, अपनी सोच को विनियमित करता है, अपनी सोच को एक डायरेक्शन दे रहा होता है ना। तो इसकी बात किसने की है, लेव वाइगोस्की ने की है। इसके अलावा एक और इन्होंने स्पीच बताई है, साइलेंट इनर स्पीच, है ना। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि हम अपने पेरेंट्स के सामने या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, साइलेंट इनर स्पीच करते हैं, ठीक है। मन ही अंदर खुद से बातचीत कर लेते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि हमारे माइंड में चल क्या रहा है आखिर, है ना। तो वो आपका क्या होता है, साइलेंट इनर स्पीच। अच्छा मुझे ये काम इस तरीके से करना है, ठीक है, वो मन में ही, अब बाहर चीज़ों को व्यक्त नहीं करेंगे, मन में ही खुद से बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका होता है साइलेंट इनर स्पीच, या फिर इसको इनर स्पीच भी कहते हैं, यानी कि आंतरिक वार्ता, जब आप खुद से अंदर ही अंदर बात कर रहे हैं।
तो ये तीनों प्रकार की स्पीच के बारे में किसने बताया? लेव वाइगोस्की ने। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जेरोम ब्रूनर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, जीन पैजे से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। अगर हम देखें तो इस बार जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ इसमें आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जीन पैजे से ही आए हुए थे, है ना। नोम चॉम्स्की से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बताया हुआ है, एलईडी के बारे में बताया हुआ है, यानी जो बच्चा होता है उसके अंदर जन्मजात क्षमता होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिकाओं अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी युक्ति है? ठीक है, अब देखिए हमारे समाज में क्या होता है, स्टीरियोटाइप जैसी चीज़ें बहुत सारी चलती हैं। जैसे कि अगर आप अपने आसपास देखें, अपने घरों में देखें, तो अक्सर कह दिया जाता है कि बिल्ली रास्ता काट दी या फिर कोई और जंतु रास्ता काट दे तो उधर नहीं जाना क्योंकि कुछ अशुभ हो जाएगा। तो क्या है, एक पुरानी विचारधारा, एक पुरानी सोच है जो कि वर्षों से चली आ रही है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो मेल और फीमेल होते हैं तो उनके साथ में जेंडर स्टीरियोटाइप जैसी चीज़ें की जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो लड़कियाँ होती हैं उनको अक्सर कहा जाता है कि किचन के काम करने, इनको जो लड़के होते हैं उनको किचन के बाहर के काम करने, है ना, क्योंकि लड़कियां किचन के लिए बनी होती है, लड़के किचन के बाहर के काम करने के लिए बने होते हैं। इसके अलावा जो साड़ी वगैरह वो लड़कियां पहनती हैं, शर्ट पैंट ये लड़के पहनते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम स्कूल में भी बात करें तो स्कूल में टीचर लोग भी ऐसा करते हैं कि अगर रंगोली वगैरह डिज़ाइन करनी होती है तो लड़कियों को वो काम दे देते हैं, है ना। डेस्क वगैरह सही करने लेते हैं तो लड़कों को वो काम दे देते हैं। तो ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप जैसी धारणा है, एक पुरानी विचारधारा है। ठीक है, और ऐसा भगवान जी ने नहीं बना करके भेजा हुआ कि ये काम लड़के करेंगे, ये काम लड़कियां करेंगी, ये हमारे समाज ने निर्धारित किया है। ठीक है, जो कि हमारे इंडिया में 90% तक घरों में यही देखने को मिलता है कि अगर एक लड़की और एक लड़का है, ठीक है, तो वहाँ पर मान लीजिए दोनों मतलब भाई बहन है, तो वहाँ पर जो लड़की है उसको किचन का काम करने के लिए कहा जाएगा, अगर जो भाई है उसको बाहर से सब्जी वगैरह लाने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, ये 90% तक होता है। अगर मैं अपने घर की भी बात करूँ तो मेरे घर में भी यही होता है। ठीक है, कि अक्सर करके मतलब यही कहा है कि मतलब तुम किचन का काम देख लो, तुम्हारा भाई सब्जी लेकर के चला आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप थॉट है ना, एक पुरानी विचारधारा है। मैं सभी के घरों की बात नहीं करूँ बट 90% तक इंडिया में यही सारी चीज़ जो है कभी ना कभी आपके साथ जरूर हुई होंगी, है ना। हर घर में देख लीजिए आप, यहाँ पर जो फीमेल होती है वो अक्सर आपको किचन के काम, बच्चों की देखभाल करते हुए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और जो लड़के होते हैं ऑफिस के काम, है ना, या फिर कहीं बाहर के काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या है, एक जेंडर स्टीरियोटाइप जैसी सोच है ना। इसमें तरह तरह की चीज़ें होती हैं, टीचर भी ऐसा करते हैं, कुछ कलर्स भी होते हैं जिनमें कि स्टीरियोटाइप जैसी चीज़ें होती हैं। जैसे कि जो पिंक कलर होता है उनको लड़कियों से रिलेट कर दिया जाता है, जो ब्लू कलर होता है उनको लड़कों से रिलेट कर दिया जाता है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है ना, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बता रही हूँ, क्वेश्चन बने हुए हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल सा ये पूछ रखा है कि जो जेंडर भूमिका है इसको कम करने के लिए मुझसे कौन सी प्रभावी युक्ति होगी। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, अब तो जो जेंडर पृथक वाली चीज़ें तो पहले से ही चली आ रही हैं कि लड़के काम करेंगे, लड़कियाँ वो काम करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसे में जेंडर पृथक समूह बनाएंगे तो फिर वही गलत इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा, हम इनसे अलग है इसलिए हमको अलग बैठाया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा, है ना। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना, मतलब जेंडर विशिष्ट का मतलब क्या है, किसी एक बच्चे को ध्यान देना, किसी लड़के को ध्यान देना, फिर लड़के को ध्यान देना, मतलब लड़कियां ये काम कर सकती हैं, लड़के वो काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो टीचर होते हैं कभी कभी धारणाएं बना लेते हैं कि लड़कियां जो होती हैं मैथ साइंस में कमज़ोर होती हैं, लड़के ही अच्छे होते हैं, है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, फिर से वही पृथक करने की बात होगी, अलग अलग करने की बात होगी कि लड़के ये खेल खेल सकते हैं। जैसे क्रिकेट वगैरह जो है लड़कों के लिए कहा जाता है कि लड़के खेल सकते हैं। ठीक है, रंगोली वगैरह लड़कियां बना सकती हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत तरीका हो सकता है। ठीक है, वो स्किल से किसी के अंदर हो सकती है। जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह पर चर्चा करना बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, यानी जो जेंडर संबंधी जो पुरानी विचारधारा है आप इस पर डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए, बच्चों के सामने तरह तरह के एग्जाम्पल पेश कीजिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो लड़कों के लिए कहा जाता है कि जो लड़के होते हैं, है ना, ये हार्ड वर्क करते हैं। तो अगर आप माउंट एवरेस्ट पे देखें तो बछेंद्री पहाड़ चढ़ी थी तो वो क्या थी, एक लड़की थी, है ना। तो क्या उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया, बिल्कुल किया, है ना। तो जब आप बच्चों के सामने इस तरीके की एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे कि नहीं लड़कियां भी ये काम कर सकती हैं, लड़के भी ये काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम खाना बनाने की बात करें तो कुकिंग वगैरह तो मम्मी करते हैं बट आपने देखे होंगे सेफ, ठीक है, वो कुकिंग जो लड़के होते हैं बहुत अच्छा करते हैं, है ना। खाना वगैरह आपने देखा होगा कई सारे होटलों में लड़के वगैरह खाना बनाते हैं, है ना। इसके अलावा सिलाई वगैरह भी लड़के बहुत अच्छे करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके खिलाफ हैं, है ना। यानी जो स्किल्स है वो लड़कियों के अंदर भी होती हैं, लड़कों के अंदर भी होती हैं, है ना। तो यहाँ पर जब इस तरीके की बच्चे के सामने चीज़ें रिप्रेजेंट करेंगे तो बच्चे को लगेगा अच्छा ये काम मैं भी कर सकता हूँ और ये काम मेरे सिस्टर भी कर सकती है, ये बस कोई काम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस पर लिखा हुआ है कि ये काम लड़की करेगी, ये काम लड़का करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करानी चाहिए। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जो आपकी क्लासरूम है इसमें अनेक प्रकार का बच्चा हो सकता है। ठीक है, कुछ बच्चे
चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। कुछ बच्चे वहीं पर होते हैं जो कि चीज़ों को सीखना ही नहीं चाहते हैं, कुछ बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं सीखने में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ बच्चे गिफ्टेड हो सकते हैं, कुछ बच्चे दृष्टिबाधित हो सकते हैं, श्रवण बाधित हो सकते हैं। तो हर प्रकार का बच्चा आपकी क्लासरूम में हो सकता है। हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, है ना। तो यहाँ पर जब चीज़ों को अलग अलग तरीके से, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वहाँ पर हर एक बच्चा सीख पाएगा, ठीक है। और हर बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा, सक्रिय होगा। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जो बच्चा अलग अलग है उसको हम नज़रअंदाज कर दें, उसको खारिज कर दें, है ना, तो फिर यहाँ पर बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। मूल्यांकन के तरीके को बेहद अनम्य होना चाहिए। देखिए ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी। जो मूल्यांकन बच्चे का होता है, इवैल्यूएशन होता है, ये जानने के लिए होता है कि बच्चे किस तरीके से चीज़ों को सीख रहा है ना, किस वे में चीज़ों को ले रहा है ना। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। और जो मूल्यांकन है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अलग अलग डायरेक्शन में होना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा सीख एक तरीके से नहीं रहा तो जो उसका इवैल्यूएशन है वो कैसे एक तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। एक समान मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए। देखिए जब भी एक समान या फिर मानकीकृत वर्ड आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए तो वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। क्योंकि जो पाठ्यचर्या है वो कैसे होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए। फिर से वही वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग वे में। सीखने में अवरोध के रूप में, तो देखिए जो विविधताएं होती हैं क्या करती हैं, बच्चों को सीखने में हेल्प करती है। बच्चा दूसरे बच्चों के बारे में भी जान पाता है। जैसे कि मान लीजिए सभी बच्चे एक ही तरीके के हैं तो फिर बच्चा सीख ही नहीं पाएगा वहाँ पर, है ना। जब बच्चा अलग अलग तरीके से सोचे, तर्क करे, ठीक है, उसकी कैपेसिटी अलग अलग हो तो वहाँ पर बच्चा दूसरे बच्चों के बारे में जान पाएगा, वहाँ से चीज़ों को सीख पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है। विविधताओं को नज़रअंदाज, फिर से वही विविधता को नज़रअंदाज करने की बात आ गई, ठीक है। देखिए जो विविधता है इसका सम्मान करना है, ठीक है, एक संसाधन के रूप में इसको देखना है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर से वही मानकीकृत आ गया, ये बिल्कुल गलत है। विविधता को कम नहीं करना है, बढ़ावा देना है ना। एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। बिल्कुल सही बात है। हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। जैसे मान लीजिए एक पेरेंट्स से उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक बच्चा जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा टॉप कर रहा है ना। ये अक्सर करके घरों में देखने को मिलता है कि एक बच्चा जो मान लीजिए बड़ा या फिर छोटा कोई भी बच्चा हो सकता है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, हर बार टॉप कर रहा है। बट एक जो बच्चा है छोटा वाला वो टॉप नहीं कर रहा है ना, तो उसको क्या करते हैं पेरेंट्स, डांट पड़ती है उसको घर पे, या फिर उसके माइंड पे प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि अरे तुम्हारे भैया तो टॉप कर गए, तुम तो टॉप ही नहीं किए, है ना, तुम्हारे तो मार्क्स ही अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या पेरेंट्स को करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चे के ऊपर फिर प्रेशर क्रिएट होता है, फ्रस्ट्रेशन में बच्चा आ जाता है ना। आपको खुश होना चाहिए कि वहाँ पर जो आपके 2 बच्चे हैं उनका सीखने में जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग है, ठीक है। बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। आप बच्चे के इंटरेस्ट को देखिए, बच्चा कहाँ किस तरीके से किस फील्ड में जाना चाहता है ना। तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों पढ़ने में अच्छे ही हों, है ना। किसी बच्चे का इंटरेस्ट किसी दूसरे चीज़ में भी हो सकता है। क्योंकि बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हर बच्चे की सीखने, समझने, सोचने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल गलत होती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उससे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। यह किस के लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है लेखन वैकल्य, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, ग्राफ से समझ में आ रहा होगा बच्चों को क्या होता है, लिखने में दिक्कत होती है। यानी इस बच्चे की जो राइटिंग होती है पढ़ने योग्य नहीं होती है, आप इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है, क्या लिखा हुआ है बच्चे ने। तो ये डिस्ग्राफिया वाले बच्चे के साथ में होती है। डिसकैलकुलिया, गुणज वैकल्य क्या होता है कि जो इस बच्चा होता है ना, इसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझने में बहुत दिक्कत आती है। यानी जो गणितीय अवधारणाएं होती है बच्चा इसको समझ ही नहीं पाता, या फिर जो कैलकुलेशन वगैरह से जो चीज़ें होती हैं बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पाता, ऐसे तरीके से गलतियां करता है बार बार, ठीक है। तो ये गुणज वैकल्य वाले बच्चे की बात होगी। यहाँ पर देखिए ऑटिज्म, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। स्वालीनता वाला जो बच्चा होता है इसको सामाजिक संप्रेषण में दिक्कत आती है। क्यों, क्योंकि जो बच्चा होता है ये बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता है, रिपीटेटिव बिहेवियर करता है। जैसे कि बच्चे ने कुछ बोला फिर उसी चीज़ को बोलेगा, फिर रिपीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है ये समाज में सही तरीके से संप्रेषण नहीं कर पाता है, क्योंकि बार बार रिपीट करेगा। सिंपल सी बात है, अगर आपके सामने कोई एक ही चीज़ को 10 बार रिपीट करे तो क्या आप उन चीज़ों को सीखना मतलब सुनना चाहेंगे। वहाँ पर आपको इरिटेशन होने लगेगी कि अरे यार क्या बोल रहा है, ठीक है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसलिए इस वाले बच्चे को प्रॉब्लम होती है समाज में संप्रेषण करने में, दोस्तों के साथ संप्रेषण करने में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही दे रखा है। डिसलेक्सिया, पठन वैकल्य क्या होता है, जिसमें कि जो बच्चा होता है इसको जो लेटर होते हैं वो रिवर्स दिखाई देते हैं। जिससे जो बच्चा होता है वो वाच को क्या पढ़ सकता है, सा पढ़ सकता है, ठीक है। 12 को यहाँ पर बच्चा जो है 21 पढ़ सकता है। तो इस तरीके की दिक्कत बच्चे को सामने आती है, यानी जो लेटर होते हैं रिवर्स दिखाई देते हैं, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका
सॉरी यहाँ पर डिसलेक्सिया के बारे में पूछ नहीं रखा है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है इसके लिए मैं अलग से क्लास में आप लोगों को जो थ्योरी वाला सेक्शन है उसमें डिस्कस कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आगे की क्लासेस उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।